हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का सेकेंड पार्ट चेक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ उसके और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। पहला है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, जो आपका स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें कितने चेंजेस आए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जितना चेंज आया है आपके कैपिटल में, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछली बार 10 लाख की कैपिटल थी आपके पास। ठीक है, 10 लाख, और ये 20 हो गया इंक्रीज होके। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो चेंजेस आए हैं कैपिटल स्टॉक में, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है और एक नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं और नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो टोटल एडिशन हुआ है कैपिटल गुड्स में ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ठीक है, या एक साल के अंदर में, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जितने रुपए की कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं कि जो आपका फिक्स्ड स्टॉक है, लैंड बिल्डिंग, इसमें कितने का चेंजेस आया है एक साल के अंदर में, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा और कंपोनेंट इसका होता है चेंज इन स्टॉक। ये इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो आपके स्टॉक्स में होते हैं उनमें कितने चेंजेस आए हैं, वो क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है ग्रॉस में। पहला है इट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी बिजनेस यूनिट होती हैं, कितने रुपए का मशीनरी इक्विपमेंट फैक्ट्री बिल्डिंग्स इस पर खर्च किया हुआ है, वो इंक्लूड होता है। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट बनवाए, चाहे हाउस होल्ड बनवाए, प्राइवेट पर्सन बनवाए, या कोई प्रोड्यूसर्स बनवाए, कंस्ट्रक्शन कितने का हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कितनी बनी है, ठीक है, वो इंक्लूड हो जाता है, उन पे होने वाले खर्चे। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो खर्च करती है जो पब्लिक के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, ये सब जो बनता है हमारा फिक्स्ड, कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो क्रिएट होती हैं इस तरीके से एक साल के अंदर में, उनको हम ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? लास्ट ईयर में कितना आपके पास स्टॉक था, ठीक है, एंड में यहाँ पर देखिए जो स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईयर होता है, और जो ओपनिंग में होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होके आ जाता है। ठीक है, जैसे स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे 31 मार्च आने वाला है, मान लीजिए 10 लाख का हुआ, और ओपनिंग में आपके पास स्टॉक जो फिक्स्ड एसेट्स का था वो था मान लीजिए 8 लाख का, तो आपका जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आया है वो कितने का आया है? 2 लाख रुपए का आया। ठीक ना, नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनमें क्या चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, और ओपनिंग स्टॉक जो होता है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो, रॉ मटेरियल्स हो, या फिर फिनिश्ड गुड्स हो, उनको माइनस कर देते हैं तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। ठीक है, इन दोनों को जो हम कैलकुलेट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब भी नेट की बात करते हैं ना, तो उसके साथ डेप्रिसिएशन जरूर आता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आप जो है बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं जो भी,
उसी साल जो है जितने भी डेप्रिसिएशंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ग्रॉस से। तो हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, इसमें आप क्या करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों का ऐड कर लेते हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन के आता है। उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन, जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है। देखिए ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम एसेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो जैसे से हम उसको यूज़ करते हैं ना, उसके जो है वैल्यूज़ में कुछ कमी आ जाती है। और वो कमी आती है नॉर्मल वियर टीयर हो सकता है, मतलब उसको नॉर्मल जो रख रखाव होते हैं उसको यूजेस आते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट के द्वारा हो सकता है। एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट मतलब पहले से आपको जानकारी है कि फ्यूचर में ये मशीन बेकार हो जाएगी हमारे लिए, इसको एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट बोलते हैं। जैसे जब टाइपराइटर का ज़माना था तो कंप्यूटर आने वाला था, तो ये उस समय कहीं कहीं पे था, तो कुछ लोगों को पता चल गया था कि अब ये टाइपराइटर का जो है सीज़न, या कह सकते जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो चुका है, अब ये पूरी तरीके से कंप्यूटर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो क्या टाइपराइटर जो यूज़ किया जा रहा था उसकी वैल्यू अचानक घट गई? बिल्कुल घट गई। ठीक है, क्योंकि अब उसको कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, भले ही आपने उसको जो है एक टाइपराइटर आप जो है 10,000 रुपये में लिए हों, और जैसे ही कंप्यूटर आया होगा उस समय उसी दिन उसकी वैल्यू धड़ाम से जीरो हो गई होगी, उसको सिर्फ कबाड़ में ही बिकता वो। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर की जो है या टेक्नोलॉजी की लाइन में ज़्यादा टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो आगे चल के फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी या वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे लिए यूज़फुल ना रहे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए जो आपका ग्रॉस होता है ना, उसमें नेट प्लस डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। आपको नेट पे अराइव आना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वही जो आप एसेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, उसमें होने वाले नॉर्मल वियर एंड टीयर या एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट के द्वारा जो उसमें वैल्यू में कमी आती है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इन सबको याद रखिएगा, लास्ट में हम जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने लगेंगे तो वहाँ पे यूज़ में लाया जाएगा। ठीक है, अब कॉजेज़ देख लेते हैं। कॉजेज़ क्या क्या हैं? दो कॉज होता है डेप्रिसिएशन का। पहला तो नॉर्मल वियर एंड टीयर है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, चाहे मशीन हो, टूल्स हो, ट्रक्स हो, इंजन्स हो, गोज ऑन डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टीन्यूस यूज। जब हम कॉन्टीन्यूस उसको यूज़ करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन होती है। एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट गेन्स, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो कंटिन्यू टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं उसकी वजह से जो मशीन है या फिर जो भी हमारी टेक्नोलॉजी उसकी वैल्यू घट जाती है, तो उसको हम एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट बोलते हैं। फॉल इन द वैल्यू ऑफ टाइपराइटर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्सोल्यूट। जैसे ये टाइपराइटर यूज़ कर रहे थे, अचानक से जो है पता चला कि मार्केट में कंप्यूटर आ गया है, इन्वेंट हो गए, और कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ किया जाए, टाइपराइटर जो है बहुत उसमें कमियां हैं। तो टाइपराइटर जो आपने ख़रीदा था अपने ऑफिस में 10,000 रुपये लगा कर, तो उसी दिन उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो हो गई। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट। ये एक्सपेक्टेड चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए विटारा ब्रेजा एक कार है, उसकी जो डिज़ाइन है इस समय बहुत डिमांड में है, तो उस समय वो टेक्नोलॉजी जो है आपके लिए एक एसेट्स है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी मार्केट में, नई डिज़ाइन आ जाएगी, लोग उसकी तरफ पसंद करना शुरू कर दिए, तो जो आपकी आपने ख़रीदा था विटारा ब्रेजा का जो डिज़ाइन, वो आपके लिए वैल्यू लेस हो गया। ठीक है, ये चेंज टेस्ट प्रेफरेंस फैशन ट्रेंड्स लाइफ स्टाइल के द्वारा होता है। जैसे कि जीन्स जो पहले टाइम में आती थी नीचे से चौड़ी रहती थी वो बहुत चली, फिर बाद में नैरो आ गया, तो वो एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टेक्निक जो आउट ऑफ फैशन हो जाता है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के द्वारा भी चेंजेस आए। ठीक है, जैसे क्या भैया BS4 की जो गाड़ियाँ हैं वो पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं, अब जो है BS6 की गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं चलेंगी मार्केट में, तो BS4 की जो गाड़ियाँ बनी हैं मार्केट में वो वैल्यूलेस हो जाती हैं। ठीक है, तो जो कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन के बहुत दो हैं, एक होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर, दूसरा है एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी इसका जो है एक दूसरा नाम भी है इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है,
ये वो जियोग्राफिकल एरिया होता है जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जहाँ पे आसानी से पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल जो है, कैपिटल मतलब पैसा, सर इजली या इजली क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके, फ्रीली सर्कुलेट हो सके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। इसका जो टर्म है ना, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी यूज़ किया गया है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी, ये पॉलिटिकल जो फ्रंट्रीज हैं, ये जो आप बाउंड्रीज देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो बाउंड्रीज हैं किनारे किनारे, कोस्टल एरियाज, इधर ऊपर हिमालयाज, ये जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, उसके बियॉन्ड भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ शिप्स जो है हमारी यहाँ पर देखो जाती हैं, यहाँ पर अरेबियन सी में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेवी के ऑफिसर जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये देखिए कि इंडियन इंडियन जो शिप है वो हिंद महासागर में है, या फिर कोई जो प्लेन वगैरह होती हैं, ठीक है, वो श्रीलंका जाती हैं, श्रीलंका से वापस आती हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई इंडिया का जो एम्बेसी है यहाँ पाकिस्तान में है, ठीक है, जापान में भी है, ठीक, और यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह में इंडियन एम्बेसी है, तो वो सब क्या होंगे, हमारे डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर कहें, इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी जो होता है वो पॉलिटिकल बाउंड, वो क्या कहते हैं, वो बाउंड्रीज होती हैं जहाँ पे हमारे पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल जो है ईजिली सर्कुलेट हो सके, आसानी से आ और जा सके, तो वो पार्ट क्या होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और इसको जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। पहला तो इसमें आता है पॉलिटिकल फ्रंट्रीज। जो पॉलिटिकल फ्रंट्रीज हैं, यहाँ पर देखिए जो ये बाउंड्रीज हैं इंडिया की, ये इंक्लूड होगा। साथ ही साथ जो एम्बेसीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट की जो एम्बेसीज हैं, मिलिट्री बेसेस हैं जो फॉरेन में हैं, ठीक है, जैसे कि मिलिट्री बेस जो है यहाँ पर मान लीजिए रसिया में है इंडिया का, ठीक है, वहाँ पे लगाया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस चल रहा है, तो भी इंडिया की जो है इकोनॉमिक टेरिटरी में ही आएगा। ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, जो रेसिडेंट्स कंपनी जो है दो कंट्रीज़ के बीच ऑपरेट करती हैं, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया जो है सिंगापुर और जापान के बीच जो है पैसेंजर को ले जाती है और ले आती है, तो वो भी हमारा किस में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फिशिंग वेसल्स मतलब मछली पकड़ने की जो जहाज़ होते हैं, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस का जो रिंग्स होता है, जो कुएँ होते हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है, समुद्रों में भी होते, रिलायंस ने लगाया है, ठीक है, अरेबियन सी में, और हिंद महासागर में भी बहुत सारे जो है ऐसे नेचुरल गैस के प्लांट्स लगाए गए हैं। तो जो इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है, चाहे वो वाटर कहीं पे भी, वाटर बॉडीज़ में भी क्यों ना हो, वो हमारे इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। इंडियन की जो एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, तो इकोनॉमिक टेरिटरी होगा। ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक, इस चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, जो भी फॉरेन कंपनीज़ का कोई भी ब्रांच होगा इंडिया के अंदर आएगा, तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा इंडिया के, वो अमेरिका के होगा। तो हमें नेशनल इनकम पढ़ना है, तो नेशनल इनकम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर। तो जो ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक है, ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, जो ये ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक होगा, ये भी क्या आएगा, हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। देखिए फॉरेन की कोई कंपनी अगर इंडिया में आती है, वो बिज़नेस करती है, तो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन इंडियन कंपनी कोई विदेशों में जाएगी तो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होगा। जैसे अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया की कोई एम्बेसी होगी बाहर जाएगी, ठीक है, तो वो ज़रूर हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। लेकिन अमेरिका की एम्बेसी कोई इंडिया में आता है, उसका कोई कंसल्टेंट्स आता है, तो वो नहीं इंक्लूड होगा। इंडिया की कोई कंपनी बाहर जाती है तो इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगा। बाहर की कोई कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश होकर के कोई बिजनेस करते तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा। ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी इन लंदन, ये नहीं इंक्लूड होगा। इंडियन कंसल्टेंट्स इन फ्रांस, इंडिया का कोई कंसल्टेंट्स है वो फ्रांस से बिल्कुल गवर्नमेंट बॉडीज़ है,
ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्रांस नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है और इस्टेब्लिश कहाँ पे, फ्रांस में। इंडियन मिलिट्री फोर्सेस सेंट टू मेंटेन पीस इन इंडिया, वो इस इन सीरिया, ये इंक्लूड होगा, ठीक है। मिलिट्री बेसिस जो है फॉरेन में लोकेट होते हैं तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, बिल्कुल विदेशी कोई कंपनी इंडिया में अगर बिजनेस कर रही है तो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री किनको बोलते हैं? जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं इसमें पर्सन्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, और कंपनीज भी इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट्स इज सेड टू बी अ पर्सन या इंस्टीट्यूशन, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट्स बोलते हैं, जो ऑर्डिनरी इंडिया में या फिर उसी कंट्री में रह रहे हों, ठीक है, एक साल के दौरान से, और उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब वो उसी देश में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, कमाते हैं, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई होने का मतलब होता है कि वहीं पे क्या करते हैं, कमाते हैं, वहीं पे खर्च करते हैं, वहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पे होगा उनका, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स माने जाएंगे, ठीक है। दो कंडीशंस होती हैं इनकी। पहला ये है कि वो इंडिया में जो है एक साल से ज़्यादा रह रहे हों। दूसरा, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ दैट लोकेशन, फिक्स्ड एसेट जो परचेज करते हैं, वो भी उसी कंट्री में करते हों जिस कंट्री में वो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स हैव सेटल्ड इन यूएसए, इंग्लैंड एज अ रेसिडेंट आर नॉट एज नेशनल्स एज दीज आर कंट्रीज फॉर इंडिया, दे आर नॉन रेसिडेंट्स इंडियन बट आर इंडियन नेशनल्स। वो नॉन रेसिडेंट्स में आएंगे। बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो यूएसए और यूके में बस चुके हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वहीं कमाते वहीं खर्च करते तो वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन नॉन रेसिडेंट्स में आते हैं, ठीक है। पहला तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं, ठीक है, अब वो अपना ऑफिस जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, IMF हो गया, आर नॉट ट्रीटेड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। वो जो है रेसिडेंट्स नहीं माने जाते ये इन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, आर कंसिडर रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे मान लीजिए WHO है, ठीक है, ये WHO का ऑफिस यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली के लोग उस ऑफिस में जाकर के काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो रेसिडेंट्स माने जाते हैं उसी कंट्री के जिस कंट्री में वो रहते हैं, ना कि उस कंट्री के माने जाएंगे जिस कंट्री के इंस्टीट्यूशन में वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर्स रेगुलरली टू वर्क इन द गिवन कंट्री। हाँ, जैसे कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, सुबह काम करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर चले जाते हैं। तो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो अपना खर्च करते हैं, वो वहाँ के रेसिडेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो काम करने के लिए आते हैं वहाँ के रेसिडेंट्स वो नहीं माने जाते। जहाँ पे वो रिसाइड्स करते हैं, रहते हैं, कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, वहाँ के माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दे आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, नॉट द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क, ना कि वो जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ के रेसिडेंट्स माने जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के माने जाते हैं। फॉरेन विजिटर्स जो होते हैं, फॉरेन विजिटर्स का मतलब जो टूरिस्ट वूरिस्ट होते हैं, ठीक है, आते हैं कुछ दिन घूम कर चले जाते हैं। स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए, कल्चरल इवेंट्स हो गया, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, तो हम यहाँ के लिए नॉन रेसिडेंट्स होते हैं, वो रेसिडेंट्स नहीं होते हैं। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म्ड फोर्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। जो फॉरेन स्टाफ होता है, जैसे कि इंडिया का जो एम्बेसी है वो अमेरिका में है, अमेरिकन्स वहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इंडिया के लिए क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट्स होंगे, रेसिडेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। द क्रू ऑफ फॉरेन शिप्स एयरक्राफ्ट, जो क्रू होता है फॉरेन शिप्स को, वो भी क्या होते हैं, हमारे इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बाहर से रसिया का जो क्रू मेंबर्स, जो क्रू शिप आता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वॉर की, तो इन क्या होंगे, वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट्स है, ठीक है। वो रेसिडेंट्स इंडिया के लिए नहीं है। इन सबको ध्यान रखिएगा, आगे जो है नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। देख लेते हैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन जो है ये इंक्लूड होते हैं हमारे
नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। और कौन कौन नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इंडियन ऑफिसर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, ठीक है। जो इंडियन ऑफिसर्स है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, अच्छा, चाइना में कोई इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, और इंडिया का कोई ऑफिसर वहाँ पे काम करने के लिए भेजा गया है, तो वो इंडिया का क्या होगा, रेसिडेंट्स माना जाएगा, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन अमेरिकन टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए आया इंडिया, तो यहाँ का रेसिडेंट्स नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो पहला होगा, दूसरा नहीं होगा। इंडियंस गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, जो इंडियंस जाते हैं वहाँ पे गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, हाँ भाई बिल्कुल वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ देख घूम फिर कर वो फिर वापस अपने देश चले आएंगे, ठीक है, वहाँ बसने नहीं जा रहे हैं। इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया का जो एम्प्लॉयज़ होगा बिल्कुल इंडिया का एम्प्लॉय है, और WHO एक जो कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे काम करता है, तो WHO तो क्या हो जाएगा हमारे इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट्स, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले होंगे वो हमारे लिए नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे। अमेरिकन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मंथ टू सी कॉमनवेल्थ गेम्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे, वो नॉन रेसिडेंट्स होंगे। इंडियन गोइंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टू USA, बिल्कुल होंगे, वापस चले आएंगे इलाज करा के। इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल ऑन डेली वेजेस एंड क्रॉसिंग इनटू इंडियन टेरिटरी एवरी वीक, जो इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट नेपाल जाते हैं काम करके फिर वापस इंडियन टेरिटरी में हर हफ्ते चले आते हैं, तो इंडिया के ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो निवासी तो यहाँ के ही हैं, भारत के ही। एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग, नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होगा। इंडियंस वर्किंग इन USA एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन वर्किंग इन, बिल्कुल भाई ये तो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होंगे, इंडिया के है भी, ठीक है, और वहीं काम भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज़, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स में ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। इतना जो है आप लोग पहले क्लियर कर लीजिए, कवर कर लीजिए, तभी आगे का जो फैक्टर है वो समझ में आ जाएगा, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, जब हम निकालने लगते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इन्हीं का जो डिफरेंस होता है आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को आइडेंटिफाई करने में, क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।